व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग बेटा जी पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1। इसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। आज हम लोग इसके सेकंड पार्ट का डिस्कशन करेंगे और ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट भी हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने सारे कमेंट्स देखे थे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया एंड आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया कमेंट्स में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके चलें, वीडियोस को लाइक करते रहना। आज पार्ट 2 करेंगे और फिर हम प्रैक्टिकल चैप्टर्स की तरफ चलेंगे, जैसे जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो आपको कोई प्रॉब्लम उनमें नहीं आएगी। ठीक है, चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं बेटा जी। चैप्टर नंबर 1 में हमारा ये सब हो गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए थे, ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ लिए थे, फंक्शंस हमने पढ़ लिए थे, फिर बुक कीपिंग अकाउंटिंग हमने पढ़ा था और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी भी हमने पढ़ लिया था। इतना काम हम लोगों ने कर दिया था। आज हमारे पास जो सबसे पहला सवाल आ रहा है वो आ रहा है बच्चों, द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग कितने कितने तरीके की होती है या आप कौन कौन सी अकाउंटिंग अपने लाइफ में पढ़ोगे। तो अकाउंटिंग बेटा कई तरीके की होती है। जो अभी हम लोग अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं या ये जो हम पढ़ रहे हैं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस की बात करते हैं। हम लोग इसके अंदर बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं। हम लोग इसके अंदर वेल्थ की बात करते हैं। हम लोग हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की बात करते हैं। इस ब्रांच को बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं? सबसे पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने आपको बता ही दिया। द मेन पर्पस इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। दूसरी होती है बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग। अब नाम में ही है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप मेनली फोकस करते हो टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई चीज आ रही है, तो उसका क्या खर्चा आएगा, कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, कितना वेरिएबल कॉस्ट, कितना फिक्स कॉस्ट होगा। उसके अंदर हम लोग ओवरहेड्स, एक्सपेंसेस की बात करते हैं। मेनली हम लोग उसके अंदर कॉस्टिंग करते हैं। तो ये हमारी एक ब्रांच होती है जिसमें हम कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं, विच इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा होता है बच्चों हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है मैनेजर्स को, यानी जो भी आपके बिजनेस में हो रहा है वो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि वो मैनेजर्स को हेल्प करे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, मैनेजर्स को हेल्प करे डिसीजन मेकिंग में, मैनेजर्स को हेल्प करे अच्छे डिसीजंस लेने में, फ्यूचर के बारे में फोरकास्टिंग करने में। तो ये वाली अकाउंटिंग आपको मैनेजमेंट में हेल्प करती है, इसीलिए इसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन वी हैव टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या है? जो टैक्स पर्पस के लिए यूज करी जाएगी, जहां पे हम मेन फोकस करेंगे इनकम टैक्स के ऊपर, जहां पे हम मेन फोकस करेंगे जीएसटी के ऊपर। तो जिस अकाउंटिंग की मदद से आप अपनी टैक्स कंप्लायंसेस पूरी करोगे, टैक्सेस के ऊपर काम करोगे, उस अकाउंटिंग को बोला जाता है टैक्स अकाउंटिंग। लास्ट होती है बच्चों हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? देखो, अब आजकल बहुत लोग कंसर्न हो गए हैं अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द एनवायरनमेंट। तो हमें सिर्फ बिजनेस में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करके पैसा ही नहीं कमाना, हमें सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। तो वो अकाउंटिंग जो हमें हेल्प करती है इस पर्टिकुलर एरिया को भी कवर करने में, ये जो सोसाइटी वाला पार्ट है, ये जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस अकाउंटिंग में हम इसको भी स्टडी करके चलते हैं, कवर करके चलते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, है ना। तो द बिजनेस ऑल्सो हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी। तो काफ़ी डिमांड है इनकी भी रिपोर्ट्स बनाई जाएं उन एक्टिविटीज़ पे जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं सोसाइटी के लिए। लो जी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। डन सर। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की नेचर क्या है, अकाउंटिंग में आप क्या क्या करते हो। तो देखो बच्चों, जब हम नेचर की बात करते हैं ना, तो बेसिकली ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं, है ना, कि अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। तो सबसे पहले देखो लिखा हुआ है इकोनॉमिक इवेंट्स। अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इवेंट्स रिकॉर्ड करे जाते हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स कौन से होते हैं? जो कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए करे गए हैं, राइट। तो अकाउंटिंग में जो हमारा मेजर पर्पज है is to record all those transactions in a systematic manner, जहां पे पैसे का लेन देन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस की बात हो रही है। तो वहां पे सबसे पहले अकाउंटिंग का नेचर यही है कि ये इकोनॉमिक इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन करता है, मेजरमेंट करता है, रिकॉर्डिंग करता है, कम्युनिकेशन करता है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग में हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन सर किस चीज़ का?
कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होनी चाहिए, कौन सी मनी से रिलेटेड है, कौन सी फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजेक्शन्स है। फिर हम मेजरमेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। अब देखो, आप जब सामान बेचते हो बच्चों, कुछ लोग पीसेस में बेचते हैं, कुछ लीटर्स में बेचते हैं, कुछ केजीज में बेचते हैं, सबका अपना अपना यूनिट है। अकाउंटिंग बोलता है मुझे यूनिट से मतलब नहीं है, पैसे की टर्म्स में मेजर करके दो, तो मेजरमेंट करते हैं। देन वी रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि ये एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है। देन हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन किसको करते हैं, फिर हम कम्युनिकेशन करते हैं हमारे यूजर्स को। यूजर्स कौन होते हैं हमारे, जो हमारी बुक्स को देखना चाहते हैं, जिनको हमारे से मतलब है, हमारा इन्वेस्टर हो गया, हमारा बैंकर हो गया, ऑनर्स हो गए, ये लोग हो गए, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना, इस तरीके से प्रेजेंट करना कि सबको आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद आता है इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हम लोग किस तक पहुंचाते हैं, इंटरेस्टेड यूजर्स तक पहुंचा देते हैं। इंटरेस्टेड यूजर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, देखो मैंने आपको अभी बताया कि यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल ऑफिसर्स हो सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, प्लांट मैनेजर्स हो सकते हैं, स्टोर मैनेजर्स हो सकते हैं। तो मेनली जो हमारे यूजर्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, वो दो तरीके के होते हैं। इंटरनल यूजर्स जो बिजनेस का पार्ट है, एक्सटर्नल यूजर्स जो बाहर वाले हैं। तो अकाउंटिंग की जरूरत दोनों को पड़ती है, ठीक है। आओ यूजर्स के ऊपर थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। तो जो यूजर्स हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल कौन से हैं, जो खुद अभी बिजनेस का पार्ट हैं, जैसे कि ऑनर, जैसे कि मैनेजमेंट, ये इंटरनल है, ये बिजनेस के अंदर ही रहते हैं, बिजनेस में रोज कंट्रीब्यूट करते हैं, इन्हीं की वजह से बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो इंटरनल यूजर्स कौन से हैं, दीज आर द पर्सन्स हु हैव अ डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज सच एज ऑनर्स एंड द मैनेजमेंट। उसके बाद एक्सटर्नल कौन से होते हैं, जो बाहर वाले होते हैं, जो बिजनेस के अंदर नहीं है, जिनका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है बिजनेस पे, लेकिन वो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चाहे वो हमारा बैंकर हो, चाहे वो हमारा कोई भी क्रेडिटर हो, है ना, जिसको हमें पैसे देने हैं, राइट। तो ये सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं बिजनेस के बारे में जानने में। तो कौन कौन से यूजर्स होंगे, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो हमारे में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हो गए, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हो गए। ये लोग काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं बिजनेस के बारे में जानकारी लेने में। अब बहुत सारे बच्चे, अगर मैं आपको ये पहला चैप्टर ये पढ़ाता, मैंने इससे पहले आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाया, उसको पढ़ाने का पर्पस ये था कि जब ये टर्म्स यूज हो, क्रेडिटर्स, डेटर्स, सप्लायर्स, तो आपको पता हो एटलीस्ट कि ये सब क्या होता है। इसीलिए बच्चों मेरा थोड़ा सा पैटर्न अलग है, मैं बुक के लाइन वाइज नहीं चलता। मुझे पता है कि पहले बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो पहले मैं वो पढ़ाऊंगा, फिर मैं इस तरीके से, क्योंकि बेस बनाना है आप लोगों का। अगर मैंने बुक को एग्जैक्टली फॉलो करा तो आपका बेस बिगड़ जाएगा, मुझे पता है, वो मैं बिगाड़ने नहीं दूंगा। तो बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, ठीक हो गया बेटा जी। यूजर समझ गए, एम्प्लॉइज हो गए, टैक्स अथॉरिटी हो गए, गवर्नमेंट हो गया। गवर्नमेंट क्यों जानना चाहता है, क्योंकि गवर्नमेंट देखेगा कि टैक्स वैक्स दे रहे हैं नहीं दे रहे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स हो गए, पब्लिक हो गए, ये सब लोग हमारे बिजनेस की जानकारी रखना चाहते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सर कॉम्पिटिटर क्यों रखना चाहता है, कॉम्पिटिटर इसलिए रखना चाहता है, वो देखना चाहता है कि मेरा कॉम्पिटिटर कैसा कर रहा है, कितना कमा रहा है, क्या उनके फंडामेंटल्स हैं। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं हर यूज़र के लिए, ओके। नेक्स्ट क्या है सर, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अरे वाह, अकाउंटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों करी जाती है अकाउंटिंग। नंबर 1, अकाउंटिंग आपको हेल्प करती है बेटा मैनेजमेंट में। आप अकाउंटिंग से चेक कर सकते हो कि आपका बिजनेस कितना अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो सबसे पहले इट इज़ हेल्पफुल इन मैनेजमेंट, राइट। आप अकाउंट्स की मदद से अपना प्रॉफिट और लॉस जब आप निकालोगे, अपने खर्चे देखोगे, इनकम देखोगे, तो आप फर्दर प्लानिंग कर सकते हो। तो हेल्पफुल इन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि खर्चा जितना हमने एज्यूम किया था क्या उतना ही हुआ है, प्रॉफिट जितना हमने एज्यूम किया था क्या उतना ही हुआ है, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ठीक करो। तो मैनेजमेंट में हेल्प करता है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना के देता है आपको, ये फीचर नेचर में भी आया था, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आया था। आपको प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फिनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। फिनेंशियल पोजीशन क्या है बच्चों, आपकी वेल्थ कितनी है। अब वेल्थ कहाँ से पता चलती है, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट अभी आप आगे सीखोगे। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में जानकारी होती है, ठीक है। उसके बाद आप कंपैरिजंस कर सकते हो, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो कि जितना आपका बिजनेस कमा रहा है कि आपका कॉम्पिटिटर, या आप खुद का ही कंपैरिजन कर सकते हो प्रीवियस ईयर की वैल्यूज से। तो कंपैरिजन में हेल्प करता है। आप टैक्स लाइबिलिटी अपनी कैलकुलेट कर सकते हो कि टैक्स कितना देना है। लीगल मैटर्स में एज अ सपोर्टिव एग्रीमेंट, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपको हेल्प करता है अकाउंटिंग। तो ये सारे बच्चों इसके एडवांटेजेस हैं।
ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट आप कोई भी 4 याद रख सकते हो क्योंकि 4 से ज़्यादा पूछेगा नहीं आपसे। देन वी हैव लिमिटेशंस। क्या अकाउंटिंग में कुछ कमियां भी हैं? बिल्कुल कमियां भी होती हैं। देखो हर कोई सर्वगुण संपन्न तो हो नहीं सकता, सब में कुछ ना कुछ कमी तो होगी। क्या कमी है? नंबर 1, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है पर्सनल जजमेंट से। पर्सनल जजमेंट का क्या मतलब है? देखो लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। अकाउंटिंग एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है। पीछे भी आया था कि अकाउंटिंग एक साइंस एग्जैक्ट नहीं है, एक आर्ट है। आर्ट में क्या होता है? हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से कुछ ना कुछ चेंज करता है। तो अकाउंटिंग में भी कई बार ऐसा होता है कि हर अकाउंटेंट की कुछ ना कुछ पॉलिसीज होती हैं, हर अकाउंटेंट का कुछ ना कुछ तरीका होता है अकाउंट्स को बनाने का। तो कई बार कंपैरिजन में प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें लिमिटेशन बन जाती हैं। अकाउंटेंट हैज़ टू एक्सरसाइज हिज पर्सनल जजमेंट इन रिस्पेक्ट टू वेरियस आइटम्स, है ना। तो इसीलिए थोड़ी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आती है, थोड़ा प्रेडिक्शंस में गड़बड़ हो जाती है। ये इसका एक पॉइंट बनता है। इट इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अब देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस भी फिर उसी हिसाब से बने हैं। बहुत सारी चीज़ें एस्टिमेटेड होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपने कोई गाड़ी ली, ठीक है। अब अकाउंटिंग में बोलते हैं कि उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल मान लो। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो गाड़ी 10 साल चलेगी, शायद 5 साल चले, शायद आप 20 साल चलाओ, है ना। अब जो दिल्ली वाले बच्चे हैं वो कहेंगे अरे नहीं सर हमारे यहाँ तो 10 और 15 साल का नियम है। तो देखो वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, है ना। तो देखो ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस में कई जगह आपको चीज़ें एज्यूम करनी पड़ती हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि आंसर्स कई बार रियलिस्टिक नहीं होते, ये है। उसके बाद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अकाउंट सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करता। एक्चुअल में आपको जो प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा वो कब पता चलेगा? जब आपका बिजनेस बंद होगा, जब आप बिजनेस क्लोज करोगे। असली चीज़ तो तब पता चलेगी कि आप प्रॉफिट में या लॉस में हो। हर साल आप प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हो तो ये बोलता है कि ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद बच्चों क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन हम रिकॉर्ड नहीं करते। सर क्वालिटेटिव का मतलब जो नंबर्स में नहीं है लेकिन आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है। एक ऑनर की घर पे लड़ाई हो गई, अब वो ऑफिस आया, ऑफिस आने के बाद उसने कुछ भी सही से काम नहीं करा तो कुछ भी नहीं कमा पाएगा। लेकिन हम ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि इसका कितना नुकसान हो रहा है मैं नंबर्स में एस्टिमेट ही नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करता। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है कि ओरिजिनल कॉस्ट। देखो जितनी भी हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हैं कि कितने का सामान लिया था, लेकिन एक्चुअल में तो प्राइस रोज ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो फिर से हम बोलते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है, तो आज की करंट वैल्यू कैसे आएगी, ये चीज़ है। उसके बाद विंडो ड्रेसिंग होती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब बच्चों मैनिपुलेशंस होता है। बहुत सारे अकाउंटेंट फिगर्स को कई बार ओवर वैल्यू करके दिखाते हैं, कई बार अंडर वैल्यू करके दिखाते हैं अपने फ़ायदे की वजह से। जैसे आपको कोई लोन वोन लेना है तो बहुत सारे लोग हैं जो लोन लेने के चक्कर में अपनी इनकम को बढ़ा के दिखा देते हैं अकाउंट्स में, मैनिपुलेशंस कर देते हैं। तो मैनिपुलेशंस पॉसिबल हैं क्योंकि थोड़े से लूप होल्स हैं अकाउंटिंग में, तो मैनिपुलेशंस होते हैं। तो इसीलिए ये भी इसका एक लिमिटेशंस है। अनसूटेबल फॉर फॉरकास्टिंग। कई बार अगर आपकी फिगर्स जो हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो आपने गलत दिखाई हुई हैं तो फिर आप उस बेसिस पे फॉरकास्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपका एस्टिमेट ही गलत है, तो फिर आपका फॉरकास्टिंग भी गलत हो जाएगा। तो समटाइम्स अकाउंटिंग इज अनसूटेबल फॉर फॉरकास्टिंग। ठीक है बेटा, डन सर। इसके बाद क्या है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सावधान इंडिया सवाल। बेटा सावधान इंडिया में जब भी बोलूँगा अब तुम आदत डाल लो, इट मीन्स इंपॉर्टेंट। SIS, सावधान इंडिया सवाल, ठीक है। तो तुम्हारी पूरी कॉमर्स जर्नी क्या बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारी पूरी कॉमर्स जर्नी में मैं कई बार SIS वर्ड यूज़ करूँगा विच विल बी सावधान इंडिया सवाल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के? सबसे पहला रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल मतलब आप उस पर यकीन कर पाओ, फैक्चुअल हो, वेरीफिएबल हो। कि अगर आप लिख रहे हो कि आपने 1 लाख का माल खरीदा है तो उस 1 लाख का बिल होना चाहिए, तभी तो वो रिलायबल बनेगी। ऐसे तो कोई भी झूठ बोल देगा मैंने इतना सामान खरीदा। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए, वेरीफिएबल होनी चाहिए। सिमिलरली रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंट का मतलब कि सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अगेंस्ट ना हो कोई भी चीज़, है ना। तो क्या लिखा है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिपिक्टेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी रेलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे रेलेवेंट हो, कोई भी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए।
अंडरस्टैंडेबिलिटी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आपको समझ में आए, सारे यूजर्स को समझ में आए, उसके अंदर बिल्कुल भी किसी तरीके का कंफ्यूजन या किसी भी तरीके का कटफाट या किसी भी तरीके का गलती नहीं होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ सिंपल एंड लॉजिकल मैनर दैट दे आर अंडरस्टूड ईजिली बाय देयर यूजर्स। उसके बाद कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी का क्या मतलब होता है, इन्फॉर्मेशन हमेशा 2 साल या 2 से ज़्यादा सालों की होनी चाहिए ताकि आप कंपेयर कर पाओ। अगर आपको सिर्फ इस साल की फिगर पता है, पिछले साल की पता ही नहीं है, तो आप कंपेयर कैसे करोगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कंपेरेबिलिटी इज़ अ वेरी यूजफुल क्वालिटी, क्योंकि अगर आप कंपेयर ही नहीं कर रहे हो तो पता कैसे लगेगा भाई क्या कमा रहे हो। तो कंपेरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट ईयर की फिगर्स के साथ प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी होनी चाहिए। देन फेथफुल प्रेजेंटेशन, फेथफुल प्रेजेंटेशन का मतलब आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू और फेयर व्यू दिखाए, किसी तरीके का कोई फ्रॉड, वो जो लिमिटेशन में आता है ना विंडो ड्रेसिंग, वो सब नहीं होना चाहिए। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आ जाता है हमारे पास, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी एंड फेथफुल प्रेजेंटेशन। ये होते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसके बाद भी है रोल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या क्या रोल प्ले करता है, पूरा चैप्टर पढ़ लिया आपने, आपने देखा कितना कुछ करता है। सबसे पहले रोल ऑफ अ लैंग्वेज, बिजनेस को एक्सप्लेन करता है, बिजनेस के बारे में बताता है। रोल ऑफ अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, सारे के सारा डेटा, सारा का सारा बिजनेस में क्या क्या हुआ है वो डेटा अकाउंटिंग में मिलेगा। रोल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट में हो लॉस में हो कौन बताएगा, अकाउंटिंग बताएगा। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब आपकी वेल्थ कितनी है, एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितने हैं, सब ये बताएगा। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सब किसके रोल हैं, अकाउंटिंग के रोल हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 1। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो आपकी किताबों में बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी स्ट्रेच करी जाती हैं, क्योंकि उन्हें किताब लिखनी है ना, पूरी डिटेल्ड बनानी है, उतनी सारी चीज़ें की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे अकाउंटिंग पढ़ते जाओगे आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो आप 1 चैप्टर एट अ टाइम टू द पॉइंट पढ़ने की कोशिश करो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करने की कोशिश करो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाओ, वही इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए 50 लाइन ही लगेगी ऐसा कुछ नहीं है, कई बार 10 लाइन में भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, बढ़िया करके पढ़ाई करो। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द एक और नए चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, सी या, टेक केयर, बाय बाय।